नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया। मैं हूं सोनू कुंतल। कृषि संबंधी तीनों विधेयकों के लोकसभा में पारित होते ही देश के तमाम हिस्सों में जिस तरह राजनीति गरमा रही है वह न सिर्फ इस देश के किसानों के लिए चिंताजनक है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि कोरोना काल में जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी तो केवल कृषि सेक्टर ने ही पॉजिटिव रिजल्ट दिया था। सरकारों को किसानों के प्रदर्शन से कभी कोई लाभ नहीं हुआ। केंद्र सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इन तीनों विधेयकों की पैरोकारी की है उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने के बिल्कुल मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा सीएए की तरह इन तीन विधेयकों के फायदे गिनाने के लिए अब बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं के तार कस देगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीनों विधेयक किसानों का रक्षा कवच हैं। किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए बिल का आना जरूरी था। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन से फौरी तौर पर किसानों को राहत मिल सकती है, लेकिन पूरी दुनिया के कृषि बाजारों में जो व्यवस्था है वह भारत में किस रूप में लागू हो सकती है, इस पर किसान संगठनों के साथ साथ जमीनी लोगों से बातचीत करना बेहद जरूरी था। सरकार को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसानों को शोषण करने के लिए लोग विदेश से नहीं आते हैं, वो सब यही होते हैं हमारे बीच में। खुले बाजार में किसानों के हितों की रक्षा हर हाल में सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को अपने बिलों में यह बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि किसान अपनी फसल मंडी में बेचे या मंडी के बाहर, दोनों ही परिस्थितियों में किसान की फसल एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जाएगी। अगर सरकार अपने बिल में ये एमएसपी वाली बात जोड़ दे तो किसानों की सारी शंकाएं दूर हो सकती हैं। कृषि क्षेत्र में खुले बाजार की नीति यूरोप के देशों में बहुत पहले से चल रही है, लेकिन क्या हमें खुली मंडी, अनुबंध खेती या फिर भंडारण संबंधी प्रावधान अमेरिका और यूरोप से लेने चाहिए थे? अमेरिका के एक किसान ने ट्वीट किया कि उसने 2018 में मक्का जिस कीमत पर बेचा, मक्के की उससे ज्यादा कीमत उसके पिता को सन 1972 में मिली थी। यह एक ऐसे देश की दशा है जहां 70 सालों से खुला बाजार है कृषि क्षेत्र में। अभी हाल ही में अमेरिकी कृषि विभाग के एक अर्थशास्त्री ने कहा कि अमेरिकी किसानों की आय तेज गति से घट रही है, गिरावट की ओर है। इससे पता चलता है कि जो बाजार सुधार अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में 70 साल पहले किया था अब वह नाकाम साबित हो रहा है। इस साल अमेरिका के किसानों पर 425 अरब डॉलर का कर्ज है। वहां ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या की दर शहरों से 45% ज्यादा है। यह वह देश है जहां खुला बाजार है, जहां बड़ी कंपनियों के लिए भंडार की कोई सीमा नहीं है, और वही नियम अब सरकार ने हमारे देश में लागू किया है। अमेरिका में अनुबंध खेती और वायदा बाजार भी है। वहां एक देश एक बाजार ही नहीं बल्कि एक दुनिया एक बाजार है। वहां के किसान दुनिया में कहीं भी अपनी फसल को निर्यात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां की कृषि व्यवस्था और किसान पर गंभीर संकट है। किसान परिवार लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अगर हम यूरोप में देखें तो फ्रांस में एक साल में 500 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अमेरिका में 1970 से लेकर अभी तक 93% डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। इंग्लैंड में 3 साल में 3000 डेयरियां बंद हुई हैं। अमेरिका, यूरोप और कनाडा में सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि कृषि निर्यात भी सरकारी सब्सिडी पर टिका हुआ है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हर साल 246 अरब डॉलर की सब्सिडी ये अमीर देश अपने किसानों को देते हैं। अगर खुला बाजार वहां की किसान की मदद कर रहा है तो फिर इतनी सब्सिडी देने की क्या ज़रूरत है? वहां की सरकार अपने किसानों को इतनी सब्सिडी क्यों दे रही है अगर बाजार इतना ही लाभदायक है? हमें इस बात पर हर हाल में अभी विचार करना पड़ेगा कि यह पश्चिमी मॉडल हमारे देश के लिए, हमारे देश के किसानों के लिए कितना कारगर है और कितना बेकार है। गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2006 में बिहार में अनाज मंडियों वाले एपीएमसी एक्ट को हटा दिया गया। कहा गया कि निजी निवेश बढ़ेगा, निजी मंडियां बढ़ेंगी, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन सच क्या है? आज बिहार में किसान दिन रात मेहनत कर रहा है और उसे उसके अनाज के लिए 1300 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं, और वही अनाज की कीमत उसी की
पंजाब की मंडियों में 1925 रुपये है, जो कि बिहार में 1300 रुपये है। तो बताइए, खुले बाजार से लाभ किसको हुआ, किसान को या फिर बाहर के व्यापारियों को? मंडियों को समाप्त करने का लाभ किसको मिला? पंजाब और हरियाणा में मंडियों और ग्रामीण सड़कों का एक मजबूत नेटवर्क है और इसी वजह से पंजाब और हरियाणा देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार का कहना है कि हम मंडी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसानों की बेहतरी के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार ने जीएसटी लाने के समय एक देश, एक बाजार और एक टैक्स करने का नारा दिया था, लेकिन अब जब कानूनी रूप से मंडी के बाहर भी अनाज बिकेगा तो एक देश में दो बाजार नहीं हो जाएंगे। मंडी में जो खरीद होगी उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन मंडी के बाहर होने वाली खरीद पर कोई टैक्स नहीं है। क्या इससे धीरे धीरे मंडियां खत्म नहीं हो जाएंगी? सरकार का कहना है कि हमने एपीएमसी को नहीं छुआ है, यानी कि पहले वाली व्यवस्था जस की तस बनी रहेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लगातार जारी रहेगा, यानी कि एमएसपी भी चालू रहेगा। लेकिन यहाँ पर किसानों की शंका ये है कि एपीएमसी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी तो एमएसपी का महत्व तो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार को किसानों की शंका दूर करने के लिए अपने तीनों अध्यादेशों में प्रावधान डालना होगा कि मंडी के बाहर भी किसान की फसल एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जाएगी। शांता कुमार समिति कहती है कि देश में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है, बाकी 94% किसान आज भी खुले बाजार पर निर्भर हैं। लेकिन फिर भी किसान एमएसपी की मांग लगातार करते हैं। अगर खुला बाजार इतना ही अच्छा होता तो किसान एमएसपी की मांग क्यों कर रहा होता? और नए बिलों के हिसाब से मंडी के बाहर एमएसपी की कोई व्यवस्था नहीं है और मंडियां जहां एमएसपी की सुविधा है वो धीरे धीरे इन अध्यादेशों के बाद समाप्त हो जाएंगी। तो इससे किसानों को लाभ किस तरह मिलेगा? यही किसानों की शंका है। अब सरकार 5 साल तक की अनुबंध खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दे रही है। फसल की कीमत पहले तय हो जाएगी, कोई समस्या होगी तो पहले एसडीएम के पास और उसके बाद फिर डीएम के पास जाएंगे। लेकिन देश का इतिहास बता रहा है कि कंपनी की ही ज्यादा सुनी जाएगी। बेचारा गरीब किसान कहां कहां घूमेगा। एक और बड़ी बात यह है कि कुछ अनाजों से भंडारण की सीमा हटने से एक तरह से जमाखोरी के रास्ते को कानूनी रूप से खोल दिया गया है। इस जमाखोरी से किसानों को क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, क्योंकि किसान कभी भी अपनी फसल अपने घर में रोक कर नहीं रख सकता। उसको तत्काल पैसे की जरूरत होती है, उसे औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है और इसीलिए किसान हमेशा एमएसपी की मांग करता है, क्योंकि किसान कभी भी अपनी फसल का भंडारण नहीं कर सकता। अनाजों से भंडारण की सीमा हटाने से किसानों को तो कोई लाभ होगा ही नहीं, बल्कि आम उपभोक्ता जो किसान नहीं है बल्कि किसानों की फसलों का उपयोग करता है, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज प्याज की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उसमें भी जमाखोरी ही सबसे बड़ी भूमिका है। अमेरिका में वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उनके वहां भंडारण की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वहां तो किसानों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहां तो आज भी किसान सरकार की सब्सिडी पर जिंदा है। अमेरिका में किसानों को मिल रही औसत सब्सिडी $7,000 प्रतिवर्ष है, जबकि भारत में करीब $200। खुले बाजार के बावजूद वहां सब्सिडी की जरूरत क्यों है? मतलब साफ है, भंडारण से किसानों को नहीं बल्कि कॉर्पोरेट को फायदा होता है। गांवों किसानों के हित में हमारा अच्छा मॉडल है एपीएमसी मंडियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य का एमएसपी का, जो हमने कहीं से उधार भी नहीं लिया है। अभी हमारे पूरे देश में लगभग 7,000 मंडियां हैं और वास्तव में हमको हमारे देश के किसानों को लगभग 40,000 मंडियों की आवश्यकता है। नए प्रावधानों के बाद सरकार का कहना है कि किसान को अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन अच्छा दाम तो एमएसपी से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर सरकार एमएसपी को कानूनी रूप से वैध क्यों नहीं कर देती? सरकार अपने कानून में क्यों नहीं लिख रही कि एमएसपी से नीचे मंडी के बाहर फसल नहीं खरीदी जाएगी? किसान की आज़ादी तो तब होगी जब उसे विश्वास होगा कि मैं कहीं भी अनाज बेचूं मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही। और ऐसी स्थिति में हमारा मॉडल दुनिया के लिए मॉडल बन सकता है और यही मॉडल किसानों को उसकी आय सुनिश्चित करने में सहायक बनेगा। लेकिन सरकार अपने मॉडल को छोड़ना नहीं चाहती है। देश में करीब 50% आबादी और 60 करोड़ लोग खेती से जुड़े हुए हैं। अभी तक हम यानी कि सरकार सिर्फ 23 फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।
यदि हम देश भर में एमएसपी की व्यवस्था लागू कर दें तो 80% फसलों का सही मूल्य मिलने लगेगा, उनके हाथों में ज़्यादा आमदनी आएगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी तो उनकी मांग बढ़ेगी, तो देश में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और देश की जीडीपी भी मजबूत होगी। सरकार को किसानों के लिए किसान कल्याण योजना आयोग बनाना होगा और आयोग को तय करना पड़ेगा कि जितनी आमदनी हर महीने सबसे छोटे सरकारी कर्मचारी के घर पहुंचती है, कम से कम उसकी आधी आमदनी तो किसान के हर घर में हर हाल में पहुंचनी चाहिए। तब जाकर सही मायने में किसान का विकास हो सकता है, वरना इससे पहले किसान के हितों की बात करना एक ढकोसले के अलावा कुछ नहीं है। ये तमाम बातें मैंने जो आपको इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप इन बातों से समर्थन रखते हैं, आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं, तो इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, क्योंकि किसानों का हित इस देश के हित के लिए बहुत आवश्यक है। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज इंडिया। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।